अबूझमाड़ वो इलाका जहां सिर्फ सूरज की रोशनी को दाखिल होने की इजाजत थी, जहां खुद नक्सलियों ने कई बार एंट्री लेने की भी कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। लेकिन एक बार अंदर घुसने के बाद यह सबसे मजबूत गढ़ बन गया। अबूझमाड़ में सूरज की रोशनी और जनताना सरकार की धुंध के बाद जब जवानों का साहस घुसा तो कुदरत ने भी स्वागत किया। उत्तर बस्तर का इलाका कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिला, और इसी इलाके का एक बड़ा हिस्सा है अबूझमाड़, जिसका नाम ही काफी है, जिसका नाम ही बताता है अबूझ। अबूझमाड़ दुनिया की रहस्यमय जगहों में से एक है, इतना रहस्यमय कि रहस्य दम तोड़ दे। करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों, पहाड़ों, गहरी घाटियों के बीच गुमनाम 237 गांवों का भू सर्वेक्षण कभी नहीं हो पाया। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने जतन किए, लेकिन सफल न हो सके। हजारों साल से कोई हुकूमत यहां प्रवेश नहीं कर सकी। 1909 में ब्रिटिश हुकूमत ने की नाकाम कोशिश। 11 मई 2007 में जिला बना नारायणपुर। राजस्व निरीक्षकों की टीम डर कर वापस लौटी। 2009 में 22 राजस्व निरीक्षकों की भर्ती हुई, एक ने भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। अक्टूबर 2016 में आईआईटी की मदद से सर्वे। खेत लगातार बदलते रहते हैं, नक्शे भी यहां नाकाम हो जाते हैं। घोटुल के चलते ये इलाका पहले भी सुर्खियों में आया था। अभी भी यहां की कई जातियां, गांव, पहाड़ अबूझ हैं। इतने अबूझ कि नक्सली भी यहां का रहस्य नहीं सुलझा पाए। तो नक्सलवाद को खत्म करने में जहां सीआरपीएफ, लोकल पुलिस लगातार काम कर रही थी, वहीं डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स भी बनाया गया, जो कि बड़ा मददगार साबित हुआ। इस फोर्स में स्थानीय लोग होते थे, आत्मसमर्पित नक्सली होते थे, जिनको इस इलाके की बेहद अच्छे तरीके से जानकारी होती थी, नक्सलियों के छुपने के ठिकानों की जानकारी होती थी। और जब केंद्र सरकार ने इसको एग्रेसिवली ख़त्म करने की बात कही, केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन दिया 31 मार्च 2026 तक ख़त्म करने का, तो जवानों का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया और लगातार ऑपरेशन शुरू होने लगा। उनको फ्री हैंड दिया गया। बड़े लीडर्स को ढूंढ ढूंढ कर इन डीआरजी जवान और सीआरपीएफ की मदद से मारा जाने लगा। तो जिस तरीके से लीडरशिप डोमिनेट की है, तो पूरा जो गतिविधियों का केंद्र जो है वो हैदराबाद रहा है। हैदराबाद के बाद वारंगल और खम्मम। वारंगल बहुत महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में नक्सलियों के उसमें रहा है, और हैदराबाद के बाद लोग वारंगल को जो नक्सलियों की पाठशाला कहते थे, और जिस तरीके से इन्होंने मतलब वहां पर डोमिनेट किया, पीपुल्स वार ने अपना प्रभाव जिस तरीके से वहां पर बढ़ाया है, उसमें बहुत सारे लोग कॉलेज के लोग थे, छात्र संघ के लोग हैं। वहां पर उस्मानिया विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट रेडिकल्स यूनियन बनी हुई है, जो इनकी जो स्टूडेंट शाखा है, और उससे प्रेरित होकर के लोग जो है पहले उसमें आते हैं, फिर वहां से प्रेरित होकर के जो है जंगल में आकर के चले जाते हैं। तो उनका अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। अगर आप पूरे नक्सलियों का इतिहास अगर खंगालेंगे तो उसमें अधिकांश जो नेता आए हैं वो इसी रास्ते से आए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ये साउथ में रहा है, और हैदराबाद वारंगल जो है वो उसका केंद्र बिंदु है। गांव, जमीन के रिकॉर्ड, इसकी सरहद भारत के 6 प्रमुख बाघ आश्रय स्थलों में से एक है। ये गूगल मैप के मुताबिक इस इलाके में कोई सड़क नहीं है, और तो और गांव और खेतों की लोकेशन लगातार बदलती है। कुछ ब्रेन वॉश करके, कुछ नक्सलियों की दहशत के साथ
ये इलाका धीरे धीरे नक्सलियों के कब्जे में आने लगा। नक्सली क्योंकि जंगल के अंदर होते थे, लोकल सपोर्ट उनके साथ होता था, आदिवासियों को बरगलाते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे अंदर के इलाकों में उनका पैर जमने लगा और उसके बाद शुरुआत हुई नक्सलियों के आर्थिक शोषण की। नक्सलियों ने व्यापारियों का शोषण चालू कर दिया। पैर जमाने के बाद जो उनके पास ऊपर से आदेश आते थे, लेवी के रूप में व्यापारियों से एक बड़ी वसूली नक्सली करने लगे। करोड़ों की ये वसूली साल भर में होने लगी। नक्सली आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे। ये पैसा उनके बड़े लीडर्स तक पहुंचने लगा और इस पैसे के माध्यम से हथियार और जो अर्बन नक्सली हम जिसका जिक्र करते हैं वो मदद नक्सलियों तक मुहैया होने लगी। धीरे धीरे ये नक्सली इतने मजबूत हो गए कि उनके पास विदेशी हथियार तक आ गए थे। नक्सली दस्तावेजों में भी दावा है कि 1 किलो नमक के बदले आदिवासियों से 1 किलो काजू या चिरौंजी ले लेने जैसे तरह तरह के अविश्वसनीय किस्सों के बीच इस इलाके में अपनी पैठ बनाने में नक्सलियों को खासी मुश्किलें हुई। तब की राजधानी भोपाल से बस्तर के आखिरी छोर की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर थी। इस इलाके में किसी सरकारी अफसर की नियुक्ति की तुलना लोग काला पानी की सजा से करते थे। उस एक ज़माना था कि जब एक बारिश के समय में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता था क्योंकि अंदरूनी इलाकों में एंट्री आसान नहीं होती थी और नक्सली उस समय बड़ा नुकसान कर देते थे। रसद नक्सलियों तक पहुंच रही थी, हथियार पहुंच रहे थे, पैसे पहुंच रहे थे लेवी के रूप में। नक्सली तब भी मजबूत थे और ये संघर्ष सालों साल, दशकों दशक तक चलता रहा। लाल आतंक ने अपने पैर ना सिर्फ बस्तर बल्कि बस्तर के बाहर भी फैलाए और ख़ास तौर पर सीमावर्ती अगर इलाकों की बात करें, ये झारखंड की सीमा से सरगुजा इलाके में पहुँचे। हालांकि सरगुजा में बहुत ज़्यादा समय तक वो पैर जमा नहीं पाए, वहाँ से खदेड़ दिए गए और नक्सली वहाँ से निकलकर झारखंड गए और झारखंड के बाद सबसे मजबूत ठिकाना जो उनको बना वो बस्तर ही बना। लेकिन कुछ साल पहले या कहा जाए 2 साल पहले इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया गया और उसके बाद ये तय किया गया, इच्छा शक्ति यहाँ पर बनाई गई कि आखिरकार इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना है। हम जब भी अंदर जाते थे नक्सलवाद वाले इलाकों में, घने जंगलों में, जवानों से बात होती थी कि आखिरकार इस बड़ी समस्या का हल क्या है, तो समस्या का हल यही निकलता था। जवान यही बोलते थे कि हमको फ्री हैंड दिया जाए। 2 साल पहले जवानों को फ्री हैंड देने की बात सामने आई और कहा गया कि आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना है। 2023 में आई विष्णुदेव साय की सरकार ने एक तरफ माओवादियों को बातचीत के लिए कहा तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तेज किए गए। डीआरजी की वजह से पहली बार भूगोल और रणनीति दोनों के लिए सही दिशा मिली। साथ ही साथ किए जा रहे विकास कार्यों मसलन सड़क निर्माण, संचार नेटवर्क, बिजली कनेक्शन और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। पहली बार अबूझमाड़ के कई गांवों का राजस्व सर्वेक्षण शुरू किया जा सका। बस्तर के इलाकों में सुरक्षा बलों के 64 नए कैंप बनाए गए। लगभग हर दिन नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। पिछले 25 सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और सीपीआई माओवादी के महासचिव बसव राजू समेत पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के कई नेता इन ऑपरेशंस में मारे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दावा करते हैं कि सिर्फ 22 महीनों के कार्यकाल में 477 नक्सली मारे गए, 2110 ने आत्मसमर्पण किया और 1785 गिरफ्तार किए गए। नारायणपुर जिले की बड़सेटी पंचायत को राज्य की पहली नक्सल मुक्त पंचायत का दर्जा मिला। हालांकि अभी भी कोई दावा नहीं कर सकता कि अबूझमाड़ के घने जंगलों में नक्सल समूह नहीं होंगे, लेकिन अब जवानों का हौसला आसमान पर है। ध्यान रहे, अबूझमाड़ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक चेतावनी भी है कि सत्ता और समाज की दूरी जब बढ़ती है तो विचारधारा बुलेट की शक्ल ले लेती है। जीपीएस की रोशनी और गूगल मैप की लकीरों से जगमगाते मौजूदा दौर में भी बस्तर का करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ सैकड़ों साल से धरती पर दर्ज है, दस्तावेजों में गुम है, किसी किंवदंती की तरह जिसमें कथ्य, तथ्य, सत्य का घालमेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नक्सलवाद को लेकर एक साथ कई मोर्चे पर काम करने की जरूरत थी। माओ नाम की आत्मा का भ्रम तोड़ना, आदिवासियों के साथ भरोसे का रिश्ता जोड़ना और उन तक सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना जो एक आदत इंसान, एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। वक्त लगा, लेकिन यह भी दिन आया जब शान से तिरंगा लहराया। ऐसा नाम जिसे याद करके ही कलेजा कांप जाता है। यहां की हरियाली देखकर लगता है मानो इसे लहू से सींचा गया है। बीजापुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी में शहादत की गंध है, लेकिन रानी बोदली की वो रात चाहकर भी नहीं भूली जा सकती जब 55 जवानों को जिंदा जला दिया गया। नक्सलवाद के इतिहास की क्रूरतम घटना है ये। बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज रहा और बीते 1.5 दशक में माओवादियों ने बस्तर में कई तरह की वारदातें की और बस्तर को रक्त रंजित किया। करीब 2005 से लेकर अगर हम 2025 के बीच की बात करें तो इस बीच नक्सलियों ने कई बड़ी वारदातें की, लेकिन 2025 से जब सरकार ने नक्सलवाद पर प्रहार करना शुरू किया तो नक्सल घटनाओं पर बड़ा अंकुश लगा। अगर बड़ी नक्सली वारदात की बात करें तो बस्तर में आखिरी बड़ी जो नक्सली वारदात हुई थी वो थी अम्बेली गांव में। 7 जनवरी 2025 ये वो तारीख थी जब अम्बेली गांव के नजदीक नक्सलियों ने एक बड़ा बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, जिसमें हमने 8 डीआरजी जवानों को खो दिया था। इस वारदात में एक सिविलियन यानी जो वाहन चालक था उसकी भी मौत हो गई थी। बस्तर में जब जब नक्सल हमलों का जिक्र होगा तब तब रानी बोदली की घटना को याद किया जाएगा। 15 मार्च 2007 की वो तारीख जो बस्तर के अध्याय में एक काला दिन के रूप में दर्ज था। इस रात, इस दिन नक्सलियों ने जवानों पर एक बड़ा और क्रूर हमला किया था। शायद नक्सल इतिहास में देश के लिए ये पहली और बड़ी घटना थी जब हमने अपने 55 वीर नक्सलियों के हाथों खो दिया था। इस वक्त न्यूज़ 18 रानी बोदली में है और रानी बोदली के कैंप परिसर में आप देख सकते हैं अमर जवान के ठीक सामने जो स्मारक लगाया गया है, शहीदों के नामों का जिक्र किया गया है। ये उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मारक स्थापित किया गया है और इस पे आप देख सकते हैं कि 15 मार्च 2007 को जब नक्सलियों ने एक बड़ा हमला इस कैंप पर किया था तो इस हमले में 55 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के करीब 16 और विशेष पुलिस अधिकारी के करीब 39 जवान जो थे वो शामिल थे। ये जो समाधि है ये उन जवानों की समाधियां है जो रानी बोदली के हमले में मारे गए थे। न्यूज़ 18 इस वक्त उसी रानी बोदली गांव में है जहां देश में नक्सली इतिहास में सबसे पहली और बड़ी वारदात नक्सलियों ने की थी। हमारे साथ एक शख्स है जो रानी बोदली के ही रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, ये कितने यहाँ पे समाधि यहाँ पे है बने हुए हैं? 6 है सर। ये किनके समाधियाँ हैं? गांव का ही। गांव के हैं जी। तो ये जो जवानों की समाधियाँ हैं जो रानी बोदली मारे गए थे? जी जी जी, वही का, यही का है जी। तो उसमें हमले के समय थे आप गांव में? नहीं था सर, कुटरू में था। तो अगले दिन वगैरह आए थे आप? जी, दूसरा दिन आया था सर। कैसा मंजर था? वो तो पूरा लाश मन बाहर रख दिए थे, तो देखे हैं सुबह। लाश देखे थे जी। अच्छा, बहुत बड़ा हमला था क्या? जी जी जी, बड़ा हमला। तो वो गांव भी पुलिस नहीं बचा था वहाँ, एक भी पुलिस नहीं बचा? सबको खत्म किए थे। ऐसा घटना पहले, उससे पहले आपने कभी देखा? नहीं देखा, पहली बार देखा था? जी जी। लेकिन बीजापुर की जमीन तो कई बार जवानों के खून से लाल हुई है। न्यूज़ 18 इस वक्त उसी अम्बेली इलाके में है और ये जो सड़क देख रहे हैं मेरे ठीक सामने, ये सड़क कुटरू से बेदरे को जोड़ती है। 7 जनवरी के दिन जब जवान अबुझमाड़ इलाके से ऑपरेशन से लौट रहे थे, जवान एक स्कॉर्पियो वाहन में सवार थे, तो इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर नक्सलियों ने उनके वाहन को टारगेट करते हुए एक बड़ा धमाका किया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि जो वाहन के परखच्चे थे वो पेड़ों की ऊंचाई तक उछल गए थे और जो जवान थे वो छत विक्षत होकर वो गिर पड़े थे।
हालांकि इस वारदात में नक्सली उनके हथियार तो लूट नहीं सके, लेकिन हमने अपने 8 वीर जवानों को इस वारदात में खो दिया। यही वो वारदात थी जो बस्तर में नक्सली घटनाओं की अगर इतिहास की बात करें तो ये एक आखिरी और बड़ी वारदात थी जिसमें 8 जवानों की शहादत हुई थी। और एक सरसरी निगाह रक्त रंजित इतिहास की, जिनकी शहादत की बदौलत आज सुरक्षित है हम। अतीत का जख्म और भविष्य की जिम्मेदारी। 6 अप्रैल 2010 ताड़मेटला 76 जवान शहीद। 29 जून 2010 नारायणपुर 26 जवान शहीद। 25 मई 2013 दरभा घाटी 27 लोगों की हत्या, जिसने कांग्रेस के नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 24 अप्रैल 2017 बुरकापाल 25 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 तेकुलगुडम 22 जवान शहीद। 26 अप्रैल 2023 अरनपुर के पास 11 जवान शहीद। जैसे ही डीआरजी जवानों की एंट्री होती है 2000 में, जिसके बाद जो है राज्य सरकार लगातार डीआरजी के जवानों को 2013 में उनका दायरा बढ़ाकर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में तैनात किया गया है, जिसके बाद लगातार नक्सल मोर्चे पर सरकार को सफलताएं मिल रही है। और मैं इस वक्त जो है ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी और जंगल वाला इलाका, ये उपम वाला इलाका है, जहाँ पर डीआरजी के जवानों ने एक मुठभेड़ में 17 माओवादियों को मार गिराया था। और डीआरजी जवानों के शौर्य पराक्रम की कहानी ये पहाड़ जरूर बताता है। ऐसे ही कई पहाड़ बस्तर में देखने को मिलेंगे जहां पर डीआरजी के जवानों ने माओवादियों के हौसलों को तोड़े हैं, माओवादियों के मंसूबों को तोड़े हैं। क्योंकि डीआरजी के जवान लगातार नक्सल मोर्चे पर कारगर साबित इसलिए हुए हैं क्योंकि जवान स्थानीय है, स्थानीय भाषा का ज्ञान है उन्हें, साथ ही साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में उनको जानकारी है, माओवादी किस तरह से जो है लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश जवानों के बीच में आत्मसमर्पित माओवादी भी शामिल है। यही वजह है कि जो डीआरजी के जवान मुठभेड़ों में तो सफलता हासिल करती हैं, इसके अलावा उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती है, क्योंकि वो स्थानीय हैं। स्थानीय होने के नाते गाँव से, अंदरूनी गाँव से इंफॉर्मेशन जल्दी पहुँचती है। यही वो नाम है जिसने नक्सलियों को डेड एंड तक घसीट दिया। मिशन की रफ्तार इतनी तेज हुई कि फिर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि बीजापुर में लॉन्च किया गया था, जहां करीब 21 दिन तक जो है करकट्टा की पहाड़ियों में डीआरजी के जवानों ने लंबा ऑपरेशन किया था, जिसमें कई माओवादी मारे गए थे। उसी ऑपरेशन के बाद में माओवादियों पर ऐसा दबाव बना, लगातार माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस वक्त जो है बस्तर में खास करके सक्रिय अंतिम माओवादी लीडर के रूप में जो पापा राव था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। 31 मार्च के जो है संपूर्ण होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में माओवादियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इक्का दुक्का माओवादियों को छोड़ बाकी बस्तर में माओवाद का खात्मा हो रहा है, जिसमें डीआरजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि डीआरजी के जवानों ने वो कर दिखाया है। और कहीं ना कहीं जो 31 मार्च का डेडलाइन था केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो दिया था, उसको सफल बनाने में डीआरजी के जवानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी माओवाद के काल का इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें डीआरजी की भूमिका जो है स्वर्ण शब्दों में लिखी जाएगी। लगातार जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, जिस तरह से नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो है हमारे डीआरजी के शेरों ने। डीआरजी जिस तरह से पूरे बस्तर में काम कर रही है, उससे लगातार माओवाद को जो है भारी नुकसान हुआ है, और उसी का नतीजा है कि आज बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है। डीआरजी यहाँ पे सफल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इसकी वजह ये है कि जितने भी डीआरजी के जवान हैं वो लोकल स्तर के हैं और अंदरूनी गांवों के हैं, तो उनको चप्पा चप्पा के बारे में उनको जानकारी है। यही कारण है कि माओवाद की जो जिनको पकड़ थी
वो कमजोर लगातार हो रही है। जवानों ने जगदीश जैसे लीडर और मंगड़ू जैसे लीडर जिनका आतंक जो है सुकमा जिले के अलावा कोंटा में साफ तौर पर देखने को मिलता था, उनकी मौत जो है इन इलाकों में डीआरजी के जवानों के द्वारा की गई और लगातार डीआरजी के जवान लगातार सफल जो है साबित हुए हैं। अमन और शांति की इस बयार के पीछे है सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति। एक्शन का खौफ और योजनाओं का असर है कि बीते 2 साल में करीब 3000 नक्सलियों ने करोड़ों के हथियार के साथ हिंसा को अलविदा किया। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए संकल्प लिया गया था। उसी का परिणाम था कि जो विरोध में थे वो भी धीरे धीरे सरेंडर करते गए और आज जो बस्तर की आखिरी कड़ी थी, पापा राव जो फोर्स को और लगातार चकमा दे रहा था कि वो बीमार है या कभी अपनी मौत की खबर देकर हमेशा वो बचता रहा, पर स्थिति ऐसी रही कि आखिरी में पापा राव को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और हथियार छोड़कर संविधान को हाथ में लेना पड़ा। तो ये था बस्तर का जो डेडलाइन था, उसके पहले ही एक बड़ी सफलता नक्सल मुक्त होते बस्तर की पहचान बनी। सीता नदी एरिया कमेटी के आखिरी बचे 10 सदस्यों ने भी रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियारों के साथ हिंसा छोड़ दी। 47 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और धमतरी नक्सल मुक्त हो गया। एरिया कमेटी और एक पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है, 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और एक 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्यधारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ वालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा, डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। सरकार पहली ले हवन अपील करे के बाद में हमारा पार्टी ब्यूरो सिक्योरिटी सोनू दादा भी हवन दिया। तभी अरे हमें पूरे यहाँ के सियान लोग नेता लोग पूरा खत्म हुई, अभी हम कहाँ रखो कह के आओ सिलेंडर हो के परिवार के साथ में हम जिंदगी चला कह के सोच के सिलेंडर हुए हैं। कमेटी सदस्य गोबरा सीता नदी एरिया इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज जी सर। कौन कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं तो वही इंचार्ज पकड़ा। कि कभी मुठभेड़ में रहे हो? रही हूँ सर। कब, कौन से मुठभेड़ में? उस दिन यही जनवरी 5 तारीख में मुठभेड़ भी हमारे ऊपर हो गई। हाँ। उस मुठभेड़ में हमारे साथी घायल हो गई। हड़ेली गांव के बीचों बीच खड़ा ये पेड़ कभी हत्यारा कहलाता था। यहीं जन अदालत लगाकर तय की जाती थी जिंदगी और मौत, लेकिन अब यहाँ मंदिर है और इस दरख्त में समाया है देवत्व। जन अदालत लगता था, लेकिन देवी देवता का पूजा करते हैं और उसी साथ साथ जन अदालत लगता था। तो ये है बदलते बस्तर की वो तस्वीर, जहाँ पर कभी जन अदालत लगता था, आज वहाँ पर, और जहाँ पर लाल सलाम के नारे लगते थे, अब वहाँ भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। और जिस अदालत में लोगों के फैसले होते थे उसके सामने की मंदिर बन गई है और वहाँ पर उनके जयकारे लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो नक्सल फाइल्स में इतना ही। स्वागत कीजिए उस सुबह का जिसका इंतजार 5 दशकों तक किया